बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 है कार्बोनल कंपाउंड्स। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फंक्शनल डेरिवेटिव। आज आप इसको स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा सा है और सिर्फ इसमें 2 ही सेल्फ असेसमेंट है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आज आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ कि इसके कंटेंट्स में आप क्या क्या चीज़ें स्टडी करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जहन बना लीजिएगा कि इसमें आप जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसकी डेरिवेटिव्स हैं, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़, उन्हीं की प्रिपरेशंस, उन्हीं के रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आ जाती है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनी हो, वो डेरिवेटिव है। इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझ लीजिए कि एक होती है बेंजीन और दूसरा होता है फिनोल। तो फिनोल जो है वो एक्चुअल में बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, क्योंकि उसी से इसको जो है मेक किया गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे पढ़ेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने होते हैं, इसीलिए उसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होता है, डेरिवेटिव्स का लफ्ज़ यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देख लीजिए पेज नंबर 204 है। यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। अब आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखें तो इसमें सबसे पहले तो आपको इस तरीके से ये देखें, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको बताया है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर वन साइड पर कार्बोनल कंपाउंड्स के साथ OH ग्रुप लगा हुआ हो और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन या फिर कोई सा भी अल्केन हो, तो वो वाला जो ग्रुप होता है ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, 2 आइडेंटिफिकेशन है। नंबर 1, इसमें कार्बोनल कंपाउंड लगा होगा इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरी चीज वन साइड पर इसके ये OH ग्रुप अटैच्ड होगा डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है इसमें, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। वो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले आ जाइए कलर्स के ऊपर। मोस्टली ये कलरलेस होते हैं जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है। और जहाँ तक स्मेल की बात होती है, तो इसका आसान तरीका है कि अगर आपने अपने घर में सिरका यानी एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल किया है, तो आप देखते हैं कि उसकी स्मेल एक थोड़ी सी इरिटेटिंग पंजेंट टाइप की होती है। इसी तरह की स्मेल क्लोरीन की भी होती है थोड़ी सी, कि उसमें से एकदम से आपको वो इरिटेट करेगी। ऐसी पंजेंट ऑर्डर जो है वो एसिटिक एसिड के तमाम फैमिलीज में, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जितने भी, उन सब में पाई जाती है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी को लेकर आ जाइए, तो जहन में रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये खुद एक पोलर कंपोनेंट है। तो क्योंकि ये पोलर कंपोनेंट है, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उसमें इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इतनी नोटिस में नहीं आई है। अब ये पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर है, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अल्कोहल्स जो हैं इसमें भी डिसॉल्व हो जाएगा। इसकी वजह क्या होती है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं और खुद भी पोलर होते हैं। ठीक है। अब आ जाइए बॉइलिंग पॉइंट्स की तरफ। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई होगा एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स। ठीक है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि देखिए, इसका जो मॉलिक्यूलर मास बनता है ना कार्बोनल कंपाउंड्स का, और फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भी अटैच है, एक तरफ अल्केन या फिर हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, तो ये मॉलिक्यूलर मास कलेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेम नंबर ऑफ कार्बन वाले किसी भी अल्कोहल के साथ। तो जब भी कभी भी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, तो उस वजह से वो जो भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन की वो बन जाती है। जब बॉन्डिंग मजबूत हो जाती है तो फिर उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, और फिर उसी वजह से ग्रेजुअली क्या होता है कि हाई मॉलिक्यूलर मास होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये सारी चीज़ें मिलके उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। वैसे तो ये स्ट्रक्चर्स जो है ये डिटेल में आपको क्वेश्चन आंसर्स में भी समझाए जाएंगे, लेकिन इन जनरल आप ये देख लें कि यहाँ पे देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरीके से ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनी हुई है। जब भी ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है जिसमें सेंटर में कार्बन है और 3 तरफ इस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पे जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कह लीजिए कि ऑब्जर्व होती है, और जो एंगल होता है ना इनके बीच इस तरीके से, ये होता है तकरीबन 120 डिग्री का एंगल। ठीक है। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कि जिसमें कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, एक तरफ कोई सा भी जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर सिंपल हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ आपके ये OH ग्रुप होगा, लेकिन जो ज्योमेट्री है ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, 120 डिग्री का एंगल है इधर। अब आ जाइए इसकी एसिडिटी के ऊपर। तो एसिडिटी में याद रखिएगा एक चीज़ हमेशा, जितनी लेस
pKa वैल्यू है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई pKa वैल्यू ज़्यादा दे रहा है कोई भी कंपोनेंट, इसका मतलब कि वो एक वीक एसिड है। pKa वैल्यू जितनी कम है वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग है ग्रेजुअली। तो आपके पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, जैसा कि मिनरल एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये इस लेवल के एसिड तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कंपैरेटिवली अगर आप इसको स्टडी करेंगे कि फिनोल है या इथाइल अल्कोहल है या वाटर है, तो उसके मुकाबले में ये कंपैरेटिवली बेहतर एसिड होते हैं, या ये कह लीजिए कि ये इनकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। अब आप यहाँ पर एक चार्ट देखिए, इसमें आप लाइन से देखिए पीके वैल्यू को अगर आप स्टडी करेंगे तो एसिटिक एसिड की 5 निकल रही है, फिनोल्स जो की 10 निकली, इथाइल अल्कोहल की 16 निकली है, वाटर की 15.7 निकल रही है। तो अगर इस चार्ट में आप देखें तो कंपैरेटिवली ये बहुत स्ट्रांग है इनके मुकाबले में। लेकिन अगर आप मिनरल एसिड्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इनकी तो 1, 1.2 इस तरीके से होती है पीके वैल्यू, तो उसके हिसाब से ये बहुत वीक एसिड होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगली जो चीज़ होती है इसमें इसकी कुछ प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, इनकी जो प्रिपरेशंस हैं इसमें अलग अलग चीज़ों से हमने इसको प्रिपेयर किया होता है। तो इसमें कार्बोनेशन भी होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बहुत एक कह लीजिए एक ऐसा बेसिक मटेरियल होता है कि इससे बहुत सारी चीज़ों की प्रिपरेशन हो सकती है। ये आमतौर पे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। ठीक है, तो जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें जो है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलती है और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमें फॉर्म हो जाता है। अब होता क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें आप इस तरीके से देखें कि ये मैग्नीशियम जो है ये प्लस होता है, इसके ऊपर चार्ज पार्शियल प्लस, और दोनों साइड्स जो है इसकी एक हैलोजन चले और एक ये वाली अल्काइल ग्रुप की, ये दोनों हो जाते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करता है कि ये इसके मैग्नीशियम को अटैक करता है। जैसे ही मैग्नीशियम को अटैक करता है तो एट द सेम टाइम कार्बन जो है इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है, ये अपनी वैलेंसी डिस्टर्ब करता है। तो ये सेम टाइम क्या करता है, इसका ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसको अटैच कर लेगा अपने साथ। एज अ रिजल्ट आपको सबसे पहले तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगी, फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। एज अ बाय प्रोडक्ट मैग्नीशियम जो है एक तरफ OH और दूसरी तरफ हैलोजन उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास नाइट्राइल्स के रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई सा भी अल्काइल साइनाइड आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसके अलावा जितनी भी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं इनकी भी ऑक्सीडेशन करेंगे आप तो भी आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन जर्नल देखिएगा यहाँ पे कि काफ़ी सारी प्रिपरेशंस हैं जो आप के लिए हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के साथ भी हैं। ये ग्रेजुअली जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर्स में आता चला जाएगा आपको मार्क करवाते जाएंगे। इसी तरीके से अल्काइल बेंजीन है इसके साथ भी है। अब बारी आती है कि रिएक्शंस क्या होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। तो इसको चेक कर लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड आमतौर पे कैसे कैसे रिएक्शंस दे सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें एक डेरिवेटिव है जो कि है ईस्टर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इसका अगला डेरिवेटिव है जो कि है एसिड हैलाइड्स, नेक्स्ट है अमाइड्स है, इससे नेक्स्ट है एनहाइड्राइड्स। ये सारे के सारे इसके डेरिवेटिव्स हैं। किसके डेरिवेटिव्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, यानी उसी से फॉर्म होते हैं। तो अब इसमें आपको लाइन से बताया गया है कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसाइल हैलाइड फॉर्म कर सकता है। जैसे कि एक जर्नल कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कर लेंगे तो एसाइल हैलाइड फॉर्म कर देगा और साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपको POCl3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, उस पर भी आपको एसाइल हैलाइड मिल जाएगा। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको एसाइल हैलाइड मिल जाएगा। तो ये कुछ जर्नल रिएक्शन है, एज आई टोल्ड अर्लियर कि जैसे जैसे शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में इसके पार्ट्स आएंगे उसको डिटेल में समझा देंगे आपको। फिर इसी तरीके से कुछ और कन्वर्जन्स हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड में किया जा रहा है। अब जैसे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसे कंबाइन कर लें और आप क्या करें, इसमें आप फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है कैटालिस्ट यूज करें। तो होता क्या है कि इसमें एक का H और दूसरे का OH मिलके वाटर फॉर्म कर लेता है और इसके बाद ये बीच में इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये प्रोडक्ट बन जाती है एसिड एनहाइड्राइड। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जो वो ईस्टर भी फॉर्म कर लेता है जब भी अल्कोहल के साथ कंबाइन होता है। तो यहाँ पर भी सेम ये प्रोसेस होता है कि इसका H और इसका OH मिलके वाटर बना लेते हैं और यहाँ से इसका ऑक्सीजन इसके C2H5 के साथ कंबाइन हो जाता है, ईस्टर फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली अमाइड्स भी बनाता है, इसके लिए क्या करेगा, ये NH3 के साथ कंबाइन होगा। अब फर्स्ट स्टेप में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाती है जो कि अमोनियम सॉल्ट होती है। फिर जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें अमाइड मिल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से
रिमूव हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें आपको एल्कोहल्स भी मिल जाएगा, वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से ये अल्केन्स भी बना लेता है, यानी आप किसी बेस के साथ रिएक्शन कर लें, बेस के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या करेगा, ये अल्केन फॉर्म कर लेगा। लेकिन ये स्टेप जो है ये डबल स्टेप होगा, यानी पहले आपको एक एसिटिक एसिड है, लेट सपोज इसको आपने बेस के साथ रिएक्ट किया, ये सोडियम एसीटेट बना रहा है, फिर ये सोडियम एसीटेट मजीद बेस के साथ ब्रेक करेगा तो ये मीथेन फॉर्म कर लेगा और सोडियम कार्बोनेट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डबल स्टेप रिएक्शन होगा। उसके बाद आप यहाँ देखें, यहाँ पे कुछ आपको यूजेस बता रहे हैं जर्नल। ये वो वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनमें सिट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। अब ये जो सिट्रिक एसिड है ये प्रिजर्वेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, खट्टा सा फ्लेवर देता है। जितनी भी आपने अगर सॉर टॉफ़ीज़ खाई हों या सॉर जेलीज खाई होती हैं, कुछ बड़ी फेमस होती हैं इस वक्त अगर आपके जहन में नाम आ रहा हो, तो वो जेलीज जो खट्टी सी जेलीज होती हैं और ये खट्टी टॉफ़ीज़ होती हैं, इन सब में ये सिट्रिक एसिड जो है आप चेक करें होगा। इस तरह से जितने भी ये आपके पास पाउडर ड्रिंक्स होती हैं जिसको आप वाटर में ऐड करके इंस्टेंट ड्रिंक बनाते हैं, चाहे वो नींबू पानी वाला फ्लेवर हो, चाहे वो ऑरेंज फ्लेवर हो, इस तरह का कोई सा भी फ्लेवर हो, उसमें भी सिट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट मैलिक एसिड। आमतौर पे मैलिक एसिड जो है ये आपको एप्पल में मिलेगा। ठीक है, इसमें भी हल्की सी खटास होती है, लेकिन ये फूड एडिटिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पीएच कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये भी फूड में और बेवरेज इंडस्ट्रीज में पाया जाता है। आपने इसका कॉमन नेम सुना होगा टार्टरी। बहुत सी जो चाट या इस तरह की चीज़ें बनती है उसमें ये टार्टरी इस्तेमाल होती है, इसमें भी खटास होता है। इन जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फैमिली है उसमें जितने भी आपको एसिड्स और इसके यूजेस मिलेंगे इनमें थोड़ा खट्टा फ्लेवर होगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर एसिटिक एसिड है, इसका इस्तेमाल तो आप जानते हैं घरों में विनेगर के तौर पे यूज़ होता है, ये भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। और इसके बाद है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का काफ़ी अरसे से जो है ना स्किन के जो प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत अच्छा पीएच कंट्रोल करता है, सो दैट इज़ वाई इसको जो है स्किन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में। इवन वो लोग जिनको कोई भी स्किन प्रोडक्ट सूट नहीं करती वो भी सैलिसिलिक एसिड वाला जो प्रोडक्ट है उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन फ्रेंडली होता है क्योंकि पीएच कंट्रोल कर लेता है बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद आपके पास बेंजोइक एसिड, ये मुख्तलिफ किस्म के डाइज में, प्लास्टिक्स में या फिर परफ्यूम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद एसिड अमाइड है आपका, इसका जो इस्तेमाल है ये ड्रग इंडस्ट्री में, यानी जहाँ पे मेडिसिन बन रही होती है ना, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है एसिड अमाइड। उसके बाद है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी क्या करता है, ये मुख्तलिफ किस्म की डाइज जो है उसको बनाने में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कुछ खास किस्म के जो सिंथेटिक सेलुलोज होते हैं उसको बनाने में भी ये इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद आ जाए आप यहाँ पर देखें कुछ कॉमन नेम है। ये कुछ कॉमन ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहला बेसिक है, ये फॉर्मिक एसिड है। ये आमतौर पर इस फॉर्मिक एसिड जो है ये फॉर्मिका के लफ्ज़ से इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब होता है एंड्स, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ डिस्कवर हुई कि चूंटियाँ जब काटती हैं तो एक किस्म की हल्का सा पेन होता है। तो वो पेन किस वजह से होता है, इसकी वजह ये होती है कि उनकी बॉडी में ख़ास किस्म का एसिड होता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं, उसकी वजह से पेन आपको मिलता है। तो दैट इज़ वाई ये जो नाम है फॉर्मिका वो एंड्स से डिराइव हुआ है। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाइफ स्टॉक फीड है वहाँ पर भी ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और एंटी बैक्टीरियल के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला एसिटिक एसिड है, इसमें देखें सिर्फ 2 कार्बन है, इसको विनेगर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो ड्राइव वर्ड है एसिटम है। ये चीज़ें ना ज़रा आपके एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग्स में थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिएगा कि जिस वर्ड से निकला है इनका मीनिंग क्या है। तो विनेगर एसिटम से निकला है। ठीक है, अब इसका भी यूज़ मैंने भी आपको बताया था कि ये फूड में इस्तेमाल होता है प्रिजर्वेटिव के तौर पर टेस्ट के लिए। उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, अब ये जो ग्रीक वर्ड है इसका ये कहाँ से निकला है, पायोन से। प्रोटोज इसका वर्ड है, ग्रीक प्रोटोज। ठीक है, प्रोटोज का मतलब होता है फर्स्ट, या इसका मतलब होता है पाइन, या इसका मतलब होता है फैट। ठीक है, ये सारे के सारे मीनिंग्स इसके हैं। ये मिल्क में, बटर में, चीज़ में मिलता है आपको। और इसके अलावा आपको पता है मिल्क, बटर एंड चीज़ जो वो इंसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, और इसके अलावा भी इसको जो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल फीड्स हैं उनमें भी ऐड किया जाता है। यहाँ पर ये मोल्ड की जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। यानी मोल्ड क्या होता है, एक किस्म के जिस तरीके से फंगस होती है, बैक्टीरिया होती है, उसी तरीके से मोल्ड्स भी होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ब्यूटेरिक एसिड, ये बटर से निकला है, ब्यूटेरियम इसका वर्ड है, ये बटर में पाया जाता है, इस वजह से इसे ब्यूटेरिक एसिड कहा जाता है। ये जितने भी ऐसे खाने जिनमें बटर का फ्लेवर ऐड करना होता है वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम। उसके बाद है वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड जो ये वर्ड है ये वैलेरा से निकला है, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ठीक है। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये मुख्तलिफ किस्म के ईस्टर्स में, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम्स जो है वहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस वाली सीरियल का लास्ट है आपके पास कैप्रोइक एसिड, ये जो है कैपर से निकला है, लैटिन वर्ड, और कैपर का मतलब होता है गोट, बकरी। तो ये मुख्तलिफ किस्म की फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में या फिर प्लास्टिक जहाँ पे फॉर्म होता है वहाँ पे इसका जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन जनरल कुछ खास किस्म के कॉमन नाम थे और उनकी कुछ एप्लीकेशन थी और उनका सोर्स कहाँ से ड्राइव हुआ था, क्यों नाम पड़ा था, ये सारी चीज़ें। तो वंस अगेन आई टोल्ड यू कि अगर इसमें ये वाले जो पार्ट्स हैं ना जिसमें भी किससे कि ये लफ्ज़ किससे ड्राइव और इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा आपने गौर से देखना है। ये MCQs के हवाले से या किसी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये चैप्टर जो आज कंप्लीट हो जाता है, ये जस्ट एक्सप्लेन वाइज। अब मैं आ जाती हूँ इसके फटाफट सेल्फ असेसमेंट्स की तरफ। ये मैं आपको पहले समझा दूं और फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो इसका फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर pKa वैल्यू। ये कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के मुकाबले में ज़्यादा एसिडिक होते हैं, आपको इसकी pKa वैल्यू के हवाले से ये वाली बात बतानी है। तो होता क्या है कि जिस एसिड की भी pKa वैल्यू कम होगी वो स्ट्रांग होगा, जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीक होगा। तो इन जनरल याद रखिएगा कि जब आप कंपैरिजन दो चीज़ों में कर रहे हैं, जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में करें, तो अभी आप इन दोनों की सिर्फ pKa वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किस की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा है और किसकी एसिडिटी कम है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो pKa वैल्यू है ये कम होती है, ये तकरीबन 5 के अराउंड में होती है, 5 से स्टार्ट होती है। जबकि अल्कोहल्स जो है इनकी जो pKa वैल्यू होती है ये तकरीबन 10 से स्टार्ट होती है। तो अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो इसका मतलब pKa वैल्यू कार्बोक्सिलिक एसिड की कम है, इट मीन्स कि ये ज़्यादा एसिडिक है, और अल्कोहल की ज़्यादा है, इट मीन्स कि ये कम एसिडिक है। अब इस वाली बात को आप लिखेंगे कैसे, ये मैंने नोट्स की शक्ल में आपको लिख दिया है, इसको आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, होप सो कि आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। मैं इसको रीड भी कर देती हूँ। ये कहता है कि pKa वैल्यू ऑफ अल्कोहल्स आर यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम 10. It means it is less acidic, whereas pKa value of carboxylic acids are starting from 5, so it is more acidic than alcohols. In general, greater the pKa value, less acidic the substance will be. ठीक है, तो ये सारी बात जो अभी आपको समझाई थी ये इस शक्ल में लिखी हुई मिल गई आपको। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि कुछ कन्वर्जन्स करनी है, ठीक है। ये कन्वर्जन्स तो मैंने लिखी है लेकिन आपको बुक में क्वेश्चन भी इसका दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आ जाए आप पेज नंबर 211 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखें कुछ चीजें इसने कहा है कि आपको फॉलोइंग कन्वर्जन्स करनी है बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, यानी सिर्फ रिएक्शंस आपको पुट करना है। तो अब यहाँ पे मिथाइल साइनाइड इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, एसिटिक एसिड इसको अमाइड में करेंगे, इथानोइक एसिड इसको इथेनॉल में करेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि आपकी बुक में इसमें से कोई भी एक रिएक्शन भी एज इट इज जिस शक्ल में इन्होंने पूछा है नहीं दिया हुआ, यानी इन्होंने जर्नल इक्वेशन दी हुई है, ये सारी इक्वेशंस आपको खुद फॉर्म करनी होंगी। तो आप टेंशन मत लें, आपके लिए मैंने ये राइट डाउन कर लिया, आप इसको डायरेक्ट देखें यहाँ से। सबसे पहले आपके पास है मिथाइल साइनाइड इंटू एसिटिक एसिड, ये कंपोनेंट मेरे पास होता है मिथाइल साइनाइड, साइनाइड ग्रुप ये रहा, ये मिथाइल है। ये मिथाइल साइनाइड जब HOH के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास एसिडिक एसिड और अमोनिया ये दो चीजें बन जाएंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है एसिडिक एसिड इंटू अमाइड। अब ये आपके पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम होता है अमोनियम सॉल्ट। अब ये प्रोडक्ट एज इट इज होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस प्रोडक्ट को हीट करेंगे। जैसे आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा कि इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल है एक वो रिलीज हो जाएगा और जो प्रोडक्ट आपके पास एंड में बचेगी वो क्या होगी, अमाइड होगी, ठीक है। जिस तरीके से एसिटिक एसिड से अमाइड आपने फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है ये इथेनोइक एसिड इंटू इथेनॉल।
ये जो इथेनोइक एसिड है ना, इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी होता है। एसिटिक एसिड इसका नॉर्मल नेम होता है, यानी कॉमन नेम होता है, जबकि इथेनोइक एसिड इसका ये कह लीजिए आईयूपैक नेम होगा। सही है। तो ये आपके पास इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसका आपने हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करना है और आपने यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है जो कि है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। जैसे आप इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वाटर एक जो है वो रिलीज हो जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगी, इथेनॉल होगी। ठीक है। तो उसके साथ ही आज के जो सेल्फ असेसमेंट थे, क्योंकि सिर्फ 2 थे, बाकी मैंने आपको चैप्टर छोटा सा था एक्सप्लेन कर दिया था। मजीद इसके जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसकी वीडियो भी अपलोड होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज में इसको शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।